आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे, पहली चीज क्या है यहाँ पे, बायोलॉजी। सिर्फ चैप्टर नेम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो हम लोगों के पास टर्म है यहाँ पे, दैट इज बायोलॉजिकल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सिर्फ जो हमारे नेचर में अवेलेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ही क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे कि आप क्लासिफिकेशन की पढ़ाई नहीं करते। हर सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरी चीज है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो ऑब्वियस है कि क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और रीड करने के लिए बायो में कोई ना कोई एक न्यू टर्म जो है वो दिया जरूर गया होगा। ठीक है, तो अब ये भी फर्स्ट चैप्टर में भी कराया है मैंने सारे बच्चों को, और वापस यहाँ भी रिपीट होके आता है क्योंकि चैप्टर नेम ही क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ टैक्सोनॉमी। आपके पास, हाँ, यहाँ एक टर्म क्या आता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, याद है, दैट इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को देख के नहीं कर सकते। जब हमें क्लासिफिकेशन करना है तो ऑब्वियस है कि हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ एक और टर्म आता है आपके पास, दैट इज सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स में मैं बच्चों को बोलती हूँ कि पहले क्या करना है, ये जो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है पहले यही मेंशन कर देना है आपको। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया वहां से उठा के यहाँ। फिर एक क्वेश्चन अराइज होगा, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। तो डिफरेंस ये हो जाता है, और ये दोनों जो टर्म्स हैं इनके बीच में डिफरेंस ये है, यहाँ ऐड करेंगे हम सिस्टमेटिक्स में ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका क्या बन गया, सिस्टमेटिक्स बन गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इसके लिए विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे एक टर्म डाल रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, बट बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक नया टर्म आएगा, न्यू टर्म आएगा, दैट इज फाइलोजेनी। ये तो क्या हो गया रिलेशनशिप फिर, के साथ। हाँ, अगर एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप हम देखेंगे तब हम उसको फाइलोजेनी बोलेंगे। नहीं देखेंगे, आपको एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उसके बेसिस पे अगर आपको क्लासिफाई करना है तब हम फाइलोजेनी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे एक और मैं आपको बता देती हूँ, नोट पॉइंट आपका एक और हो गया, दैट इज फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी में हो जाएगा स्टडी ऑफ, चाहे तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं या स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ही बात हो गई। तो यहाँ हो जाएगा स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी, एंसेस्टर्स के जो होते हैं उसे ही फाइलोजेनी बोलते हैं। हाँ, रिलेशनशिप। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुरंत क्रिस्टल क्लियर हो जाए। रिलेशनशिप, या इसी के ब्रैकेट में मैं यही डाल देती हूँ, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, हो गया, ये बन गया आपका फाइलोजेनी। बस, अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे मूव करती हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको फाइलोजेनी के लिए एक एग्जांपल देने जा रही हूँ जिससे आपको ये ओके समझ आए मैम, आप क्वेश्चन। चेंज कीजिए। ठीक, चलिए देखिए। तो मैंने बोला
कि आपको करना क्या है यहाँ पे, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। या दूसरी बात हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो देख रहे हैं। तो इसको देखने के ड्यूरेशन में क्या है कि अगर आप वर्टिब्रेट्स को देखना और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, सिर्फ वर्टिब्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को जब आप देखेंगे तो इस पूरे लिविंग सिस्टम में 5 ही वर्टिब्रेट्स पता है आपको, दैट इज फिशेस, एम्फीबियंस, reptiles, birds and mammals. Birds and mammals. अपने दिमाग में ना एक काम करेंगे, फिशेस, एक फिश को इमेजिन करेंगे, किसी भी फिश को, ऑब्वियस है हर एक बच्चे ने फिश देखा ही होता है, किसी भी फिश को आप इमेजिन करेंगे वहां पे। तो फिश को इमेजिन करेंगे, कोई सी भी मछली, कोई सी भी फिश आप इमेजिन कर सकते हैं। यस मैम। फिर एक एम्फीबियन को इमेजिन करेंगे, फ्रॉग, सबसे इजी जो है। अगर मैं पूछूं कि क्या फिश और एम्फीबियंस सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं क्या, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि ये तो मजाक ही हो गया एक तरीके से, फिश और एम्फीबियंस तो एक जैसे दिखते नहीं। फिर यहाँ पे बात आती, हाँ, फिर यहाँ पे बात आती है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एम्फीबियंस एंड फिशेस। बर्ड्स तो खैर ये भी कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। मैमल्स जो है ये भी कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। तो एक तो खैर अभी आपने सही बात बोली, और इसकी सीरीज यही लिखते हैं जब बच्चे इसको शफल करके बोलते हैं ना, शफलिंग करते हैं, तो मैं वहां भी वार्निंग देती हूँ बच्चों को। जैसे बोलने का मतलब ये है, पहले बर्ड्स बोल लिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर फिशेस, में कुछ भी बोल रहे हैं कहीं भी, तो आप इसकी शफलिंग इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। हमने मैम इवोल्यूशन ये की, स्टेप वाइज एवोल्यूशन हुआ। हाँ ये भी ठीक है, इवोल्यूशन भी हो गया। और दूसरी बात कि हम इन्हीं पांचों को एक साथ क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज जब आप चाहे फिशेस के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज को देखें, या एम्फीबियंस के, या रेप्टाइल्स के, या बर्ड्स के, या मैमल्स के, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में इन 5 वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को देख के आप वहां डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि इसमें से फिश का कौन सा है, एम्फीबियन का कौन सा है, रेप्टाइल का कौन सा है, बर्ड का कौन सा है, मैमल का कौन सा है। तो फिर थोड़ा और इसको ध्यान से डिटेलिंग के साथ पढ़ाई करी गई, तब जाके पता चला कि ये जो एम्फीबियंस है यहाँ पे, 5 एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स जो है यहाँ पे, अब उसमें चाहे एम्फीबियंस हो, फिशेस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, ये सब के सब कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ताकि आपको ये समझ आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेन। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपने जो ये वर्टिब्रेट्स है इनको जो एक साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, इसका क्या रीजन है, तो पहली बात, एक सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन में हम कुछ और भी डाल सकते थे, इनके बीच में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ प्लांट्स आएंगे, फिशेस के बाद इसका इवोल्यूशन हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ। बट हम इन्हीं पांचों की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दीज ऑल आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स है कैसे पता चला, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बिल्कुल? यस मैम। ठीक है, अब देखिए, तो जब कभी भी शुरुआती स्टेजेस में कोई चीज आती है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वेल मॉडिफाइड होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि पहले बाइक आया था या पहले साइकिल आया था, तो ऑब्वियस कोई भी बोलेगा पहले साइकिल आया था। उसमें इंजन वगैरह फिट करके सबने जब सीख लिया कि वो अगर मूविंग डायरेक्शन में है तो वो अपने बैलेंस को वहां पे मेंटेन कर सकता है, फिर उसमें इंजन फिट किया गया एफर्ट्स को बचाने के लिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सबसे पहले कैरोलस लिनियस आए। कौन आए? कैरोलस लिनियस आए। तो इन्होंने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरोलस लिनियस proposed
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। proposed two kingdom system of classification। अब ये जो आपके पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इससे 4 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, और वो सारे के सारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे नीट के एग्जाम के, तो किसी न किसी ईयर में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, नीचे वाला ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये हर बच्चे को पता होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि पहले से अर्लियर छोटी क्लासेस से कोई भी बच्चा पढ़ता आता है कि जो आपके पास 5 किंगडम्स अवेलेबल है, क्या है, 5 किंगडम्स है, उसमें से मोनेरा, प्रतिष्ठा, देन फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक से, आपको ऑप्शन में ये सारे प्लेस कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा which two kingdoms were selected by Linnaeus for his two kingdom system of classification। लास्ट और ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है इसमें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है कि ऑप्शन उतने सीधे तरीके से होता नहीं जैसे आपको लग रहा है। वहां पे क्या ऑप्शन होगा, एक में लिखा रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इज मोनेरा, जैसे ऑप्शन 1 मैंने बोल दिया यहाँ पे मोनेरा एंड प्रतिष्ठा। ऑप्शन 2 इज मोनेरा प्लांटी, ऑप्शन 3 इज फंजाई प्लांटी। तो इस तरीके से आपको वहां पे क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि लास्ट के जो आपके पास 2 किंगडम्स है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, नहीं याद रहे, थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड में जाके याद करने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी बच्चा छोटा होता है और अपने नेचर में सारी चीजों को देखता है, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी ये बात चल रही होती है कि इस नेचर में जितनी भी चीजें अवेलेबल है, हम उनको 2 कैटेगरी में ही क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्लांट्स है, एक एनिमल्स है, ठीक है। तो इन्होंने वही काम किया, कुछ नया नहीं किया इन्होंने। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके डिमेरिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स लिखने का भी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने जैसे भी बोला समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कोई कुछ नहीं कर रहा था उसके मुकाबले में तो कम से कम क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने। तो एक इन्होंने बनाया किंगडम प्लांटी और दूसरा इन्होंने बनाया किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस टॉपिक से कि कौन कौन से किंगडम कैरोलस लिनियस ने पिक करा था अपने क्लासिफिकेशन के लिए। आंसर इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। Then the next question is who proposed two kingdom system of classification? The answer is Carolus Linnaeus. कैरोलस। Linnaeus, ठीक है। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये ठीक है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये कोई भी बता सकता है कि प्लांट्स हैव सेल वॉल, प्लांट्स के पास क्या सेल वॉल है, एनिमल्स के पास नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। प्लांट्स के पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनके पास हेटरोट्रॉफिक है। प्लांट्स कांट मूव एंड एनिमल्स कैन मूव। यहाँ पे पहले बोला जाता था नो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स से ये भी पता चला है कि एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड तो करते ही हैं, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे, ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करेंगे, रूट्स कैसे होंगे, जियोट्रॉपिक होंगे। तो इस तरीके से ये आपको डिफरेंस दिख रहा है। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम। बेसिस मतलब क्राइटेरिया पूछा जा रहा है आपसे, और क्राइटेरिया का मतलब, अब अगर आप क्लास के टॉपर हैं, आपका रिजल्ट जो है वो क्या है कि आपने फर्स्ट पोजीशन अक्वायर किया अपने क्लास में, उस रिपोर्ट कार्ड को लेके अगर आप इंडियन आइडल के ऑडिशन में जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे फर्स्ट रैंक दीजिए, मैं पढ़ने में बहुत यूजलेस अच्छा हूँ, है। तो वो यूजलेस है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये कुछ इन्होंने अपने ब्रेन में सोचा होगा वहां पे, और कुछ सोच के ही इन्होंने क्या किया होगा, ये जो आपके पास टू किंगडम्स हैं इनको बनाया होगा। तो अब इसके लिए क्राइटेरिया इन्होंने सिर्फ और मात्र 2 इस्तेमाल करा है। तो अब आपके पास यहाँ पे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लास क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन
ऑफ टू किंगडम। तो इसके लिए जब हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, नंबर वन इज, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बता रही हूँ आपको, नंबर वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका ऑटोट्रॉफिक, इसका हेटरोट्रॉफिक। बाकी चीजें तो प्लांट और एनिमल में काउंटलेस डिफरेंसेस कोई बच्चा भी लिख सकता है, वो पता है सबको। बट हम यहाँ पे उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि लिनियस साहब ने क्या सोच के क्लासिफिकेशन किया था। तो एक इन्होंने जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था, दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द सेकंड वाज, या तो आप इसको लोकोमोशन बोल सकते हैं, या आप इसको मोबिलिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हमें मूवमेंट। लोकोमोशन किस बेसिस पे होगा? जैसे प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स मूव कर सकते हैं, बस इतना ही सोचा इन्होंने। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में जो जीरो लेवल का होता है वही क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। समझ आई बात, है ना? यस। बस उतना ही सोचा और कुछ नहीं सोचा इन्होंने। तो अब इसके डिमेरिट्स भी हम लोग पढ़ेंगे इसकी वजह से, ठीक है। सबसे पहली चीज, हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका कि मेंशन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम्स। क्राइटेरिया आर, फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज लोकोमोशन। किसी से भी आप पूछिएगा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, तो कोई भी आपको बता देगा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। आप क्या हैं? हेटरोट्रॉफिक है। प्लांट्स मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो प्लांट्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, नेपेंथस, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। तो हम यहाँ पे अब उसकी पढ़ाई तो हम कर नहीं रहे, हम यहाँ पे सिर्फ कैरलस लिनियस के अकॉर्डिंग इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने सीखा, हु प्रपोज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? कैरलस लिनियस। मेंशन द किंगडम्स which were classified by Carolus Linnaeus, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Mention the criteria, mode of nutrition and locomotion. और एक क्वेश्चन में, जो फोर्थ क्वेश्चन में बता रही हूँ, उसमें इसको उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करने का मतलब है कैरलस लिनियस प्रपोज्ड, और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि बनाने वाले आज के डे में 7 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बना के बैठ गए हैं, बट उतना ज्यादा पढ़ने का कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक जाने तक सिर्फ हम लोग नेम याद कर लेते हैं। तो नेम जब आप याद करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे नोट करा देती हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। ये आपने सीखा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या सीखा आपने? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एक हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? हाँ, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ नेम को रखेंगे अपने दिमाग में कि हाँ ठीक है, हु प्रपोज 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआती क्लासेस में मैंने आपको पूरा प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखी है, मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी समझा रखी हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है, उतना करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए नीट में। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली चीज है इसमें जो आपको याद रखना है, ऑब्वियस है, प्रपोज्ड बाय, यही सीखना होगा आपको कि किन्होंने दिया। तो इसको प्रपोज करने का काम अर्नस्ट हिकल ने किया था। कई बच्चे इनको अर्नेस्ट हिकल भी बोलते हैं, जो बोलना है स्पेलिंग तो वही रहेगी, ERNST, अर्नस्ट हिकल। हेकल भी बोलते हैं कई बच्चे इनको, HAECKEL हो गया अर्नस्ट हिकल। नाम याद रखना मस्ट है, पूछा जा सकता है आपसे, हु प्रपोज 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिर्फ आपको नेम याद होना चाहिए, ठीक है। सवाल ये उठता है कि जब कैरलस लिनियस
बता ही रहे थे 2 किंगडम, तो ये कौन सा एक्स्ट्रा लेके आ गए? तो करना क्या है कि जब कभी भी आपको ये लिखना हो तो 2 पहले वाला तो लिख ही लेते हैं, सब में मैं यही ट्रिक बताऊंगी आपको। कई बार होता है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं किसको लिखना है। सबसे पहली बात की प्लांटी और एनिमेलिया तो है ही, उसको तो कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। सवाल ये उठता है फिर एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया इन्होंने। तो इनके मुताबिक क्या था, एक इन्होंने जो ऐड करा दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। देन बाकी के 2 तो लिख ही देना, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सिर्फ क्या एक्स्ट्रा ऐड करा यहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा। देन जब आप किंगडम प्लांटी देख रहे हैं तो एज इट इज जैसे हम लोग वैसे इसको मेंशन कर लेंगे। और देन आपके पास है थर्ड वन इज किंगडम एनिमेलिया। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या सीखा आपने? हु प्रपोज 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? अर्नस्ट हैकेल। 3 किंगडम्स आर प्लांटी और एनिमेलिया, तो लिनिया साहब दे ही चुके थे, इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटिस्टा ऐड कर दिया। तो क्या हो गया? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ये 3 किंगडम जो हैं इन्होंने प्रपोज करने का काम किया। समझ आया आपको? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ नहीं यस आए, मैम। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के तौर पे हम लोग इसको कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आना है और जैसे जैसे पूछा जाना। ऑब्वियस है, हाँ ये बात तो बिल्कुल है, मानी हुई, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। जो आज के डे में हर एक पर्सन, चाहे आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पढ़ाई कर रहा हो, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक है, ये दिया गया है तो जिसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है कि हाँ पहले ये था हमारे पास अवेलेबल, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसने प्रपोज किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज के डे में अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है, मोस्ट एक्सेप्टेड आपके पास क्या है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। बाकी जो दिया जा चुका है तो याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि हाँ प्रपोज किसने किया था। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों के पास आ जाएगा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग कोपलैंड का नाम याद रखते हैं, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट में ही लिख लेते हैं, स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। पूरा नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे हर्बर्ट एफ कोपलैंड, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने ये सीख ही रखा है कि इन्होंने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है, तो अब क्या करें हम? 4 किंगडम्स को कैसे लिखें? ठीक उसी तरीके से प्रीवियस वाले जो 3 किंगडम है उसको ऐड कर देना है, मतलब उसको लिख देना है, उसमें एक एक्स्ट्रा सिर्फ मोनेरा को ऐड कर देना है। सबसे लास्ट में फंजाई ऐड हुआ है। मतलब याद करने वाली बात ये है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4 किंगडम्स आर, नंबर 1 इज एज इज, जैसे है एक फंजाई को छोड़ के सारा लिख लेंगे, मोनेरा, मतलब ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बाकी तो है ही आपके पास। देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, फंजाई छोड़ देंगे, फंजाई नहीं आएगा अभी, इसको माइनस करेंगे सिर्फ, ठीक है। देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो क्या याद हुआ आपको? एक फंजाई को छोड़ के बाकी सारे किंगडम्स के नेम जो है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेने। लास्ट वन इज एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम्स जो हैं इनको प्रपोज करने का काम कोपलैंड ने किया था। उन्होंने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो मैम दिया था, मीन्स ठीक है। सबने वो किंगडम्स को ही लिया, सिर्फ सबने एक एक को ज्यादा लिया है।
हाँ मतलब ऐड करते चले गए, ठीक है। हाँ चलिए, अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम लोग उसके बारे में लिखेंगे सिर्फ, और अभी तुरंत तो स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा और भी डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको एक टेबल के थ्रू सीखना है। देखिए ये हो गया। अब मैंने ये सबको कॉपी किया, इसलिए किया क्योंकि मेरा टाइम सेव हो जाए। देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, अब आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैंने यहाँ बनाया 4 को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, नाम बदल जाएगा यहाँ पे, है ना, RH विटेकर आ जाएगा। प्रपोज्ड बाय RH विटेकर। अब टाइम मेरा बहुत ज्यादा सेव हो गया इतना करने से। मैंने यहाँ 5 कर दिया और मुझे क्या करना है, सिर्फ बीच में फंजाई ऐड कर देना। यस और नो बताइए, है ना। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, और यहाँ पे जो प्लांटी आपने लिख रखा है, तो उसकी जगह सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, फंजाई, देन प्लांटी, एंड देन लास्ट वन इज एनिमेलिया। ऑब्वियस है, अब आपका कंप्लीट हो गया ये। फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आपने लिख रखा है, लिख रहा है साथ में तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी रेफरेंस के तौर पे लेते चल मैम सकते डन। हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम, नो डाउट। हाँ यहाँ तक बहुत ही, हाँ बिल्कुल जीरो लेवल पे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा है, और मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई है सबसे पहले, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन proposed by Carolus Linnaeus. The kingdoms are Plantae and Animalia only, and the criteria were mode of nutrition and locomotion. ये दो criteria हो गया। Then 3 kingdom system of classification proposed by Ernst Haeckel। सिर्फ आपको नेम याद होना जरूरी है, और दूसरा क्या याद होना जरूरी है कि वो 3 किंगडम थे कौन से, क्योंकि 3-3 का सेट आपको जब 4 ऑप्शन दिया जाएगा ना, तब देख के सर घूमेगा, तब जाके कंफ्यूजन आएगी आपको। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्लांटी एनिमेलिया जो पीछे से चलता आ रहा है उसमें, उसको एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ एक एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। हमने यहाँ क्या ऐड करा है, प्रोटिस्टा। क्या कंक्लूजन निकला, जो 3 किंगडम इन्होंने प्रपोज किया दैट वर प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर हमने क्या किया, जो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, तो ये कोपलैंड ने प्रपोज किया है। 4 किंगडम कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया तो लिख ही रखा था आपने, उसमें हमने यहाँ पे मोनेरा ऐड कर दिया है। एंड नाउ द टर्न ऑफ मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपके पास है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया है, तो RH विटेकर ने दिया है। किन्होंने दिया है, मैम आरएच सबसे का फुल ज्यादा फॉर्म क्या है? रॉबर्ट हार्ड, ठीक है। तो ओके। इन्होंने जो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। और आपके पूरे बुक में, चाहे एनसीईआरटी की बात करें, चाहे हम पर्सनल किसी ऑथर की बात करें, तो हर जगह जो पढ़ाई कराई गई है आपको, वो हमेशा इसी की कराई गई है, समझ गए। और इन्हीं के बारे में आपको वहां पे पढ़ना भी है। अब इसके पहले आपके पास सबसे अच्छी बात क्या है, इन 5 किंगडम्स के लिए शुरुआती जो एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में होगा, और दूसरी बात, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन है, प्लस अगर हम कैरोलस लिनियस के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें, किसी भी चीज को अगर आपको देखना हो, समझ गए, तो सबके लिए ना एक बहुत ही मैजिकल टेबल है आपके बुक में। आप जब अपने बुक को टर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपने बुक में एक टेबल नजर आएगा, ठीक है। और
स्टूडेंट्स को जब मैं ये टेबल समझाती हूँ, याद कराती हूँ, सिखाती हूँ, तो मैं हमेशा हर बैच को ये बात जरूर बोलती हूँ कि इस टेबल से मैं मिनिमम 100 क्वेश्चंस आपको लिखवा सकती हूँ, बिना किसी सैंपल पेपर को देखे, बिना किसी ब्रेक के साथ, इजिली, बहुत इजिली, विदाउट एनी एफर्ट मैं आपको इस टेबल से 100 क्वेश्चंस लिखवा सकती हूँ। इसका बोलने का क्या मतलब हुआ? बोलने का ये मतलब हुआ कि आप खुद यहाँ पे एक कॉमन सेंस लगाएं कि इस टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको समझ आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस टेबल इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्यों? जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पढ़ाई आपको करनी है वो यही तो करना है आपको। मोनेरा सबसे पहले पढ़ेंगे बुक में। मोनेरा में आपको बैक्टीरिया पढ़ना है तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, पहले ये चलेगा। देन प्रोटिस्टा के बारे में आपको पढ़ाई करनी है तो फिर चैप्टर के आगे के पार्ट में आप प्रोटिस्टा की कैटेगरीज की पढ़ाई करेंगे। फिर आप फंजाई की क्लासिफिकेशन को सीखेंगे। और क्योंकि प्लांट किंगडम इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक एंड द एनिमल किंगडम इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर बुक, जिसकी वजह से प्लांटी और एनिमेलिया का बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो इस चैप्टर में दिया गया है। लास्ट पार्ट में हम वैसी चीजों की पढ़ाई करेंगे जिनको इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह मिली ही नहीं। हम लोग यहाँ पे वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स की बात कर रहे हैं, वो लास्ट में पढ़ के फिर ये चैप्टर जो है ये ओवर हो जाता है। बोलने का क्या मतलब हुआ कि ये जो टेबल है ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर साल चाहे डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो, इस टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसका किसी भी स्क्रीनशॉट टेबल ले को, लो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। और टेबल का स्क्रीनशॉट तो आपके ब्रेन में अभी मैं प्रिंट करने जा रही हूँ, अभी तुरंत मैं याद करा रही हूँ आपको। अगर किसी टेबल को आपको बनाना हो तो बच्चों को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अपर साइड में क्या लिखना है, और दूसरी प्रॉब्लम उनके पास क्या आती है कि हमें उसके लेफ्ट साइड में क्या लिखना है या नहीं। एक बार सोचिए, कोई भी टेबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कहीं भी बनाना हो, टेबल को बनाते वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की यही है कि हमें टेबल के अपर साइड में, अपर कॉलम में क्या लिखना, लेफ्ट में। तो फिर भी इसको फिल करना थोड़ा आसान काम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, इन 5 किंगडम्स के इस टेबल को बनाने के लिए मेरी क्लास आज अभी ओवर होगी। इस टेबल को बिना देखे हुए बनाएंगे, पूरा का पूरा आप बना सकते हैं। अभी नहीं, मैं याद करा रही हूँ आपको, उसके बाद बोल रही हूँ और समझा भी रही हूँ। अच्छा, पहले मुझे ये बताएंगे कि आपको 5 किंगडम का नेम याद हुआ या नहीं हुआ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, याद है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 किंगडम्स लिख के टेबल के अपर कॉलम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 6, 7, 8 में बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जब बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज होती है कि हाँ बायोलॉजी नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करनी होती है, बच्चों को ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाता है, उनको बोला जाता है कि इस पूरे लिविंग सिस्टम में 2 ही टाइप के सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक। तो जब 2 ही टाइप के सेल पढ़ाए जाते हैं तो तीसरा कोई टाइप तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट कॉलम में आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, the one and only kingdom Monera is prokaryotic while the rest 4 kingdoms are eukaryotic। देखिए ध्यान से, सिर्फ एक मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। यस याद हो गया या नहीं हो? याद हो गया? मैम, हो गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। सेल टाइप के बाद में बच्चों को बोलती हूँ लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब आपको पढ़ाया जा रहा था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सबसे पहला जो पॉइंट बच्चों को याद होता है ना, लिखते हैं प्रोकैरियोट्स lack well defined nucleus while eukaryotes contain well defined nucleus। मतलब क्या हुआ बोलने का कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई नामो निशान नहीं होगा, होता सब कुछ है, जेनेटिक मटेरियल, साजो सामान सब होता है उनके पास,
सिर्फ क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो पहले ओल्ड बुक्स में आप देखेंगे कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बजाय न्यूक्लियस लिखा हुआ है, और न्यूक्लियस में लिखा हुआ है एब्सेंट। अब एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि फुटपाथ पे सोता है, तो भाई डेली की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी वो तो पूरा कर ही रहा है ना, और कहीं ना कहीं से वो फूड का इंतजाम करता होगा, क्लॉथ्स है उसके पास, वहां सोने का भी वो काम कर रहा है। तो ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि वो नॉन लिविंग हो गया है, तो लिविंग ही ना, पर्सन तो लिविंग है। ठीक उसी तरीके से जब इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस का सारा कंटेंट इसके पास है, तो हम क्यों बोले न्यूक्लियस एब्सेंट है? हमें सिर्फ ये मार्क करना पड़ेगा वहां पे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट कॉलम को देखते हुए एक और क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, जिसकी वजह से हम इजीली बोल सकते हैं कि मोनेरा लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस और नो? देखिए, हो गया। यस मैम। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे पॉइंट निकाला कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये मोनेरा में नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, फिर क्या बचा? जितने में यूकैरियोटिक 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 आपने लिखा है, उसमें हम लिखते चले जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। याद हो गया? ठीक है। यस मैम। एक और कॉलम आपने यहाँ पे याद कर लिया। देन उसके बाद मैं बच्चों को कहती हूँ ये लिख लो, थर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी जगह पे लिखा जा सकता है। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला, सबसे आसान है। सबसे आसान बोलने का क्या मतलब है कि जब आप छोटी क्लासेस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने ये ऑलरेडी सीख रखा है कि सेल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू को ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके आपकी बॉडी को बनाने का काम कर रही है। तो ये ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये फॉर्म हो गए। तो इसी में से तो एक फिल करना है ना आपको, उस टेबल में, उस कॉलम में। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल 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 हो, लेकिन वो बेचारा उसको जोड़ के इकट्ठा करके टिश्यू नहीं बना पा रहा, तो क्या बोलेंगे हम? अब कोई यूनिसेलुलर है। मोनेरा में हम बैक्टीरिया की पढ़ाई करेंगे, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सपने में भी जिस स्टूडेंट को ये नॉलेज है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, वो कभी भी बैक्टीरिया को मल्टीसेलुलर नहीं लिख सकता। तो इसके बेसिस पे क्या आया कंक्लूजन? द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मोनेरा इज सेलुलर। याद हो गया? मोनेरा में क्या होगा? सेलुलर होगा। ठीक है। देन प्रोटिस्टा में भी क्या होगा? यहाँ भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेलुलर। फिर आती है फंजाई की बात। बच्चे यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं मैम लूज टिश्यूज क्यों लिखा है? लूज टिश्यूज इसको इसलिए लिखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि फंजाई इतने एडवांस नहीं हुए कि उन टिश्यूज को ऑर्गेनाइज करके वो ऑर्गन फॉर्म कर ले। तो हम मल्टी सेलुलर लिखेंगे यहाँ पे और लूज टिश्यूज भी लिखेंगे, मतलब सेलुलर सेलुलर मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर जब लिखेंगे तो विद इन ब्रैकेट लूज टिश्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको बताने के लिए यहाँ पे लूज टिश्यूज लिखा गया है कि वो ऑर्गन अभी फॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है। फिर प्लांट्स में मैं बच्चों को हमेशा एक वार्निंग देती हूँ कि लिखने के फ्लो में कभी भी गलती से ऐसा काम नहीं करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम भी डाल दिया प्लांट्स के अंदर, नेवर। इस कॉलम में पता है अच्छी बात क्या है? एक एक सीरीज आपको आगे बढ़ना है। शुरू वाले दो में तो सेम लिखना है, सेलुलर सेलुलर मल्टी सेलुलर फंजाई में, देन प्लांटी में उसके आगे बढ़ जाना है, टिश्यू और ऑर्गन, फिर स्टॉप हो जाना है। एनिमेलिया में जब जाएंगे सब लिख दीजिए टिश्यू के आगे, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। अब मुझे एक बार ये बताएंगे, ये कॉलम याद हो गया? एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप इसको बिना देखे बना सकते नहीं बना सकते। इस कॉलम की बात कर रही हूँ मैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस मैम। है ना? याद हो गया? ठीक है, यानी आपने ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का याद कर लिया, सेल टाइप वाला फर्स्ट कॉलम सबसे पहले याद कर लिया आपने, जीरो लेवल का ही। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेल वॉल की। सबसे पहला काम क्या करते हैं? जिसमें कोई चीज है ही नहीं ना, सबसे पहले उसको ओवर करते हैं तो काम आसान हो जाता है। एनिमेलिया के पास बच्चे बच्चे को पता है कि सेल वॉल नहीं होता। बचपन में जब आपको पढ़ाया जाता था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो पहला पॉइंट क्या लिखते थे आप? एनिमल सेल्स लैक
सेल वॉल, प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल। तो एनिमेलिया में एब्सेंट है तो मतलब 4 में ही तो भरना है आपको, 4 में तो फिल करना है आपको। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे प्लांटी के बारे में। प्लांट्स कंटेन अ वेल डिफाइंड सेल वॉल, इसका कैरेक्टराइजिंग फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका सेल वॉल किसका बना है, तो सेलुलोज का बना है। किसका बना है? सेलुलोज का बना है। याद रहेगा किसका बना है? ये सेलुलोज का बना है। अब ये जो सेलुलोज का बना हुआ है, तो दो तो याद हो गया आपको, प्लांट और एनिमल वाला जो बचपन से पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पे हम इन 3 कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। फंजाई का जो सेल वॉल है वो काफी रेसिस्टेंट मटेरियल काइटिन का बना होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल जो कॉकरोचेस होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन भी काइटिन का बना होता है। तो आप देखेंगे कॉकरोच के डेड होने के बाद भी कई दिनों तक वो घर में ना, उसका जो ऊपरी आउटर जो कवर होता है कई दिनों तक वैसे ही होता है, लेट से डिकम्पोज होता है, क्योंकि वो रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, तो फंजाई का जो वॉल है वो किसका बना है? काइटिन का बना है। प्रेजेंट है बट इट्स नॉट सेलुलोजिक, याद रखना है। प्लांट का किसका है? सेलुलोज का बना है। फंजाई का किसका है? काइटिन का बना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के बारे में जब डिस्कशन स्टार्ट होता है ना, इसके बारे में जितनी डिस्कशन करी जाए कम है। सबसे ज्यादा मिक्सचर, सबसे ज्यादा जो खिचड़ी बनी पड़ी है वो इसी किंगडम में। क्या रीजन है? प्रोटिस्टा की जब कैटेगरीज को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले क्राइजोफाइट्स पढ़ेंगे, तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगी कि ये चीफ प्रोड्यूसर सिर्फ ओशन है, मतलब ओशन में ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने का काम करेंगे। फिर जब आप आगे जाएंगे तो इसी प्रोटिस्टा के अंदर आपको प्रोटोजोआ भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें अमीबा वगैरह आप पढ़ते हैं, जहां पे आपको क्या सीखने को मिलेगा कि ये जो प्रोटोजोअन्स हैं विद इन प्रोटिस्टा वो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक है। फिर आप सोचेंगे ये क्या ड्रामा चल रहा है, अभी अभी तो हमें पढ़ने को मिला कि फोटोसिंथेटिक है, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं। कभी भी हाथ से अगर आपने अमीबा ड्रॉ किया हो, याद कीजिए क्या आपने कभी सेल वॉल बनाया है उसके अंदर? याद कीजिए, नहीं बनाया। आप जब No. पैरामीशियम बनाते हैं, क्या कभी आपने उसमें लेवल किया है सेल वॉल? नहीं किया है। No. तो जिसकी वजह से प्रोटिस्टा में हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इन सम। डिस्क्रिप्शन टेबल है तो पूरा डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखना स्टार्ट करेंगे, टेबल है। मैंने आपको इसका रीजन बताया है कि व्हाई इज इट रिटन एज प्रेजेंट इन सम। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है कि कुछ में ही प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेटिक जो होगा वो सेल वॉल कैरी करेगा, जो फोटोसिंथेटिक नहीं होगा, अब जो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक है, प्रोटोजोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उनके पास सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, तो एक और कॉलम का एक और बॉक्स आपने याद कर लिया। लास्ट में बचा आपके पास मोनेरा। मोनेरा में आप जैसे याद रखेंगे ना, बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, वैसी बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। बैक्टीरिया नेचर में मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर टफ एंड रेसिस्टेंट सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स ये समझ लें कि जैसे प्लांटी के पास सेलुलोज का था, फंजाई के पास काइटिन का था, तो इसका भी कुछ वैसा तो नहीं उससे मिलता जुलता होगा। तो यहाँ पे वार्निंग के तौर पे आपको नॉन सेलुलोजिक लिखा जा रहा है। अगर आप यहाँ प्रेजेंट लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट है आपके पास कि इसका तो सेलुलोज का नहीं बना हो सकता, प्लांट थोड़ी है ये। तो यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक है। और केमिकल कॉम्पोजिशन बताने के लिए यहाँ आपको मेंशन किया गया है कि पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड हालांकि मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी, पूरा डिटेल में पढ़ना है इसको, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैं इतना जरूर सिखाऊंगी आपको कि आप जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जैसे आपकी बॉडी का जो रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन, वो भी पॉलीसैकेराइड है। प्लांट्स अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो सेम वही नहीं, लेकिन पॉलीसैकेराइड के नेचर का प्लस। एमिनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, मतलब
जैसे आप जिस मकान में जिस घर में बैठे हैं वो किसका बना है, ब्रिक्स का बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से इसका जो सेल वॉल है उसमें पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड प्रेजेंट हो सकता है। अब एक बार आप इस कॉलम को एनालाइज करेंगे सेल वॉल के मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक का, कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, बताइए मुझे। एनिमेलिया में एब्सेंट है, सेल वॉल है नहीं। प्लांट्स में प्रेजेंट, मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंजाई में present, made up of chitin. In case of Protista, present in some because some organisms are autotrophic and some organisms are heterotrophic. In case of Monera, cell wall is present, but it's not cellulosic, but made up of polysaccharide plus amino acid. तो ये सेकंड कॉलम याद हुआ, एक बार देखेंगे ध्यान से, याद हुआ आपको? यस मैम, हो गया। ठीक है। अब इसकी वजह से, इस एक्सप्लेनेशन की वजह से एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया नीट के एग्जाम का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द हेट्रोजेनस किंगडम। हेट्रोजेनस किंगडम का टैग प्रोटिस्टा को दिया गया है। रीजन क्या है? इसकी तो स्टोरी ओवर है मोनेरा की, क्योंकि एक सिंगल प्रोकैरियोटिक है, इसका कोई रिश्ता नाता कनेक्शन जो है वो आपको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया में नहीं देखने को मिलेगा। बोलने का क्या मतलब है कि जो आपके पास फंजाई है, प्लेंटी है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा में आप पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स। आपको बहुत प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है दिमाग के ऊपर, आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेरी बातें आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। कहीं अगर कोई नाम है, जैसे मैं प्रोटोजोआ बोल रही हूँ, सुना हुआ है आपका, भी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोटोजोअन्स को जब बहुत ओल्ड बुक्स में देखेंगे तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर पढ़ा जाता था। फिर क्या पता चला, बोला गया नहीं नहीं, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर इनको वापस उठा के फेंक दिया गया कहाँ, प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर जब आपने भेज दिया तो प्रोटिस्टा ने बोला चलो ठीक है, इसके अंदर प्लेस कर दिया, कोई बात नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको बोला कि प्रोटिस्टा के अंदर मैं आपको फर्स्ट पहली कैटेगरी पढ़ाऊंगी, क्राइजोफाइट्स। क्या पढ़ाऊंगी? क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में मैं पहली लाइन लिखवाती हूँ बच्चों को, क्राइजोफाइट्स आर रेफर्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, मतलब सी ओशन के अंदर जिनकी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका कनेक्शन प्लांट्स के साथ हो गया। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आगे मैं आपको स्लाइम मोल्ड सिखाऊंगी, इसी के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर ही, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई की तरह फोटोकॉपी होगा। सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। क्या बोलने का मतलब हुआ? इस किंगडम का कुछ और छोर समझ नहीं आ रहा। ये फंजाई से भी कनेक्शन रख रहा है, ये प्लांटी से भी कनेक्शन रख रहा है, ये एनिमेलिया से भी कनेक्शन रख रहा है। जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिली ना फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में, उसको उठा के फेंक दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। तो जिसकी वजह से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई आपसे पूछे नेम द हेट्रोजेनस किंगडम, द आंसर इज प्रोटिस्टा। समझ आया आपको? समझ आया? यस मैम। हेट्रोजेनस मतलब मोस्ट वैरायटीज कैरी करने वाला, ठीक है, हेट्रोजेनस बोल ही रहे हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। सबसे अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका लिखना लगता है बच्चों को? प्लांट्स का। लिख लीजिए, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। याद हो गया? ओवर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बचपन से पढ़ते आ रहा है। आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक तो है ही है, साथ के साथ होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को आप अपने हाथ से उठा के अपने माउथ के अंदर प्लेस करते हैं, आगे फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सिंप्लीफाई करने का। तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक कहते हैं। सेप्रोफाइटिक है, अब जैसे एनिमल्स में वल्चर्स वगैरह है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे वो क्या करेंगे, सरवाइव करने का काम करते हैं, जिनकी वजह से उनको नेचुरल क्लीनर्स बोला जाता है। बच्चों को मैं कहती हूँ उसमें प्लस करके आप पैरासिटिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिख दीजिए, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। वाई पैरासिटिक? अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो रखा है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होगा उसकी बॉडी में, तो वो ऑर्गेनिज्म डेड तो नहीं है उस वक्त, लाइव कंडीशन में है,
तो क्या हो गया, वो पैरासाइट हो गया। सर में जो लाइस होते हैं, जो जुएं होती हैं, वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट हो गया। तो एनिमल्स में पैरासिटिज्म भी हो सकता है, नो डाउट। तो एक आपने प्लांट्स का सीखा ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स का सीखा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में बच्चों को बोलती हूँ होलोजोइक के साथ पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल किंगडम कोई छोटा किंगडम नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। अब आते हैं फंजाई पे। ये बच्चों को ना 9th क्लास से याद होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज सेप्रोफाइटिक प्लस पैरासिटिक। या तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करेगा, इसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। अब किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया, जैसे देखिएगा कि रैशेस हो जाते हैं या फिर रिंग वॉर्म फॉर्म हो जाएगा वहां पे, तो क्या मतलब है बोलने का कि एक लाइव पर्सन के ऊपर ये फंजाई इजिली ग्रो कर रहा है, तो क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। देन प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हैं। जब प्रतिष्ठा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बारी आती है, मोड ऑफ, वो टेबल कैसे बना है ये मैं सिखा रही हूँ आपको। न्यूट्रिशन इन प्रतिष्ठा। सबसे पहली चीज कि जब इसका लिखना हो ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो एक तरफ ऑटोट्रॉफिक लिख लीजिए और एक तरफ हेट्रोट्रॉफिक लिख लीजिए। इतना पहले काम करना है आपको, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये अपने फूड को प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, फोटोसिंथेटिक हो गया, फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक में भी कैसे हैं, ये फोटोसिंथेटिक है। ये हो गया ओवर। फिर हम लोग बात करते हैं प्रतिष्ठा के दूसरे टाइप की, क्योंकि ये वही प्रतिष्ठा है जो हेट्रोजेनस किंगडम है, याद आ रहा है। तो हम हेट्रोट्रॉफिक लिख देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन अब हेट्रोट्रॉफिक में इसमें 100 बातें हैं। क्या बोलने का मतलब है कि हेट्रोट्रॉफिक में ये कैसा हो सकता है, तो पैरासिटिक हो सकता है। कैसा हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। और कैसा हो सकता है, ये सेप्रोफाइटिक हो सकता है। तो इसमें आपको जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम लोग बात करें हेट्रोट्रॉफी के केस में, तो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक भी मिल सकता है। आप देखिए इस कॉलम को, यहाँ पे क्या करा इसने, पहले आपको मेंशन करागा यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक है, और फिर क्या है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक लिखा, आप इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक, इन केस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इट्स फोटोसिंथेटिक। इतना याद हुआ, ठीक है। अब मोनेरा पे चलेंगे हम। जब मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखना होता है, तो हम लोग करते क्या है, देखिए मैंने यहाँ मेंशन करा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रतिष्ठा। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको मोनेरा का करना चाहें, तो फिर मोनेरा में क्या करना पड़ेगा। मोनेरा में हम लोगों को एक चीज, छोटी सी चीज चेंज करनी है बस। मैंने इस पेज को कॉपी किया है, मैं यहीं पे चेंज करके शो करूंगी आपको ताकि याद रहे। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ जो प्रतिष्ठा लिखा है ना, इसको मोनेरा कर दिया मैंने यहाँ पे।
फिर चेंज क्या करना है? चेंज ये करना है कि जब प्रतिष्ठा की आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने लिखा ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, बट यहाँ पे फोटोसिंथेटिक के साथ साथ एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे ऐड होगा, दैट इज कीमोसिंथेटिक। क्या लिखेंगे हम लोग? कीमोसिंथेटिक। क्या मतलब होता है मैं समझाती हूँ आपको। तो कीमोसिंथेटिक में हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स ऐसे केमिकल रिएक्शंस खुद ही अपनी बॉडी में परफॉर्म करते हैं जिससे रिलीज होने वाले एनर्जी का इस्तेमाल करके वो खुद को सरवाइव कराते हैं। नहीं समझ आया? आपने किसी आयरन के ऊपर रस्टिंग होता हुआ देखा है? आपने जंग लगा हुआ देखा है? देखा ही होगा, देखा है ना? तो यस वो रस्टिंग, हाँ रस्टिंग जहाँ पे हो रही होती है एक्चुअली क्या है, उस पे मिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी अगर रस्टिंग वाली चीज अगर चुभ जाए आपको तो तुरंत आप भागते हैं टेटवेट का इंजेक्शन लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए। क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां पे चांसेस इस चीज के होते हैं कि क्या हो जाए, कि हो सकता है कि उसको टेटनस हो जाए, तो जिसकी वजह से आप भागते हैं। बैक्टीरिया का नाम भी थायोबैसिलस टिटेनी है, समझ गए? तो वो बैक्टीरिया कर क्या रही है वहां पे? तो एक्चुअली वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर करके लिबरेट होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके इजिली वहां पे मस्ती से सरवाइव कर रहा है। तो वो फोटोसिंथेटिक थोड़ी है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, दैट परफॉर्म्स कीमोसिंथेसिस। तो इसको हम लोग कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द ओनली वन किंगडम व्हिच परफॉर्म्स कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द आंसर इज मोनेरा। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और हेटरोट्रॉफिक में सेम उसी तरीके से पैरासिटिक भी होगा, सेप्रोफाइटिक भी होगा। वाई पैरासिटिक? अब बैक्टीरिया के इतने बड़े बड़े इन्फेक्शंस होते हैं, एनिमल को, ह्यूमन को, सबको, प्लांट्स को, तो पैरासिटिक हो गया। अब कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां पे डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो सेप्रोफाइटिक हो गए। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये टेबल देखेंगे, अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो लिखा था ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे क्या लिखा था? ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए अब यहाँ पे ना ये याद हो गया, इतने मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पता भी नहीं चला। ये देखिए ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, आप बोलेंगे ठीक है ये तो याद हो गया हमें। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक प्लस पैरासिटिक। अब देखेंगे ध्यान से, ये पूरा टेबल मैंने याद करा दिया आपको आज की क्लास में, यस और नो? यस मैम, हो गया। है ना? इसको मेरी क्लास ओवर होने के बाद एक बार बिना देखे जरूर बनाएंगे, मस्ट है। ठीक है, फिर 2 डेज के बाद बना के देखेंगे कि आपको याद कितना है। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इसी टेबल से सारे क्वेश्चंस देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस का भी पता चले इसके बारे में। चलिए मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द हेट्रोजेनस किंगडम। क्या लिखेंगे आंसर? आंसर बोलेंगे उधर से, क्या लिखेंगे? प्रतिष्ठा लिखेंगे। क्या प्लांट। लिखेंगे? प्रतिष्ठा। प्रोटिस्टा, सॉरी। याद आ गया? क्या लिखेंगे? प्रतिष्ठा लिखेंगे। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे, विच किंगडम पोजेस मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन। आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाएंगे क्या आंसर हो सकता है इसका।
प्लेंटी। नहीं, और देखिए और सोचिए। Mount Protesta. देखिए, जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ा रही थी, तो प्रोटिस्टा में जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया, जैसे ये देखिए प्रोटिस्टा का है, तो प्रोटिस्टा में हेटेरोट्रॉफिक है और ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। लेकिन जो मैंने आपको मोनेरा का सिखाया, तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक में एक कीमोसिंथेटिक और प्लस हो गया। तो सबसे ज्यादा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा शो करता है, और यही कंफ्यूजन बच्चों को होती है। उनको लगता है कि टीचर ने हमें बताया है कि हेट्रोजेनस किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा है, तो हम ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोटिस्टा लिखेंगे, जबकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब समझ आया? तो इसका आंसर मोनेरा हो जाएगा। पहले देखिए, एनालाइज कीजिए इस क्वेश्चन को, याद हुआ या नहीं हुआ, मेरी बात समझ आई या नहीं आई। हम यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का, नेम द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम। अब क्या हो जाएगा आंसर? एक किंगडम कौन सा है प्रोकैरियोटिक? मोनेरा। इतने क्वेश्चंस नोट कर लिए आपने, आगे चलो मैं। Yes. यस मैम, श्योर। चलिए, अच्छा इतने क्वेश्चंस में अब आगे गलती तो नहीं करेंगे, कोई डाउट तो नहीं कोई भी? नो मैम, और नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई। क्या लिखेंगे? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which kingdom possesses only saprophytic and parasitic मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अब क्या होगा, एक बार टेबल देखेंगे ध्यान से, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि सिर्फ सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक ही शो हेटेरोट्रॉपिक। करेगा। हेटेरोट्रॉपिक। विच किंगडम, किस किंगडम में आपको सिर्फ पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक दिख रहा है? प्रोटिस्टा। नहीं, और ध्यान से देखेंगे, प्रोटिस्टा में तो है ऑटोट्रोफिक ना, मैंने ऑटोट्रोफिक लिखा ही नहीं है यहाँ पे। Mount Fungi. यस, वेरी गुड, फंजाई होगा। क्या होगा? फंजाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या लिखे आर हैं? छुट्टेकर। ठीक है, वेरी गुड। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने का काम किया था। ठीक, ये पेज हो गया, नोट कर लिया आपने? Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, नेम द kingdoms which were selected by Carolus Linnaeus,
और इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। याद आया? कौन कौन से किंगडम लिखेंगे? प्लांटिया एंड एनिमल। ठीक है, वेरी गुड। यही पूछ रही हूँ मैं। आंसर इज प्लांटी एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट, mention the nature of cell wall in plants। सेलुलोज का बना होता है, किसका बना होता है? ये बचपन से पढ़ते आया है। मेड अप ऑफ सेलुलोज। देन 9th क्वेश्चन इज नेम द मोनोमर। मोनोमर मतलब यूनिट होता है। नेम द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का मोनोमर एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। आंसर मैंने यहाँ पे लिख यस दिया, मैम। एमिनो एसिड्स। हो गया ये? मैम हम लोग इन सब के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन बीच में इतनी बार आएगा ना ये एमिनो एसिड, पूरा जनरल फॉर्मूला जो है मैं प्रिंट कर देती हूँ बच्चों के दिमाग पे। उसके पहले भी आता है कई बार, तो उसकी टेंशन, जैसे आज की क्लास में आपको याद हुआ ना सब कुछ, वैसे याद होता चला जाएगा, उसकी टेंशन नहीं यस लेनी मैम। है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए, जो कि आपको करना है। कंपेयर 5 किंगडम्स with the help of a table। बना लेंगे इसको, ठीक है, बिना देखे। यस मैम। मैम आज इतना ही करेंगे ना? हाँ, ओके। आज की क्लास में कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। No, ma'am.